जी हाँ, इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देख लिया तो आपकी फाइनेंशियल टेंशन आधी हो जाएगी। डरिए मत, 25 दिन में आपका पैसा डबल करने की बात नहीं करूंगा। 25 दिन में पैसा तो चलिए इस वीडियो के बारे में आगे देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाईएस इन्फो वॉरियर और आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की आसान भाषा में बिना घुमाए फिराए। अगर आप चाहते हैं कि पैसा सेफ रहे, धीरे धीरे बढ़े और फ्यूचर सिक्योर बने तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज ज्यादातर लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी पैसा मंथ एंड में आते आते खत्म हो जाता है, क्योंकि हम सेविंग तो करते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, और जो करते हैं वो बिना जानकारी के, जैसे कि शेयर मार्केट के, ऑप्शन ट्रेडिंग में, गैम्बलिंग में और भी ऐसे इन्वेस्टमेंट जो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के होते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट को जीरो कर देते हैं। तो चलिए आगे हम इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब जुआ नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसे को समझदारी से काम पर लगाना। मान लीजिए आपने 1000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट किया लंबे समय तक, लगभग 10-15 सालों तक, तो आपके पैसे लाखों में हो गए। तो इस चैनल पर मैं आपको बताऊंगा सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, रिस्क लेवल क्या होता है, कितना रिटर्न कितने समय में मिलेगा, और ये सब बिना किसी पेड प्रमोशन के। तो सबसे पहले हम जानेंगे निवेश की प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद उस प्रक्रिया को सही तरीके से कैसे पूरा करना है। वैसे तो इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, जैसे एक संतुलित इन्वेस्टमेंट जिसमें रिस्क ना हो, दूसरा सिंपल इन्वेस्टमेंट जिसे ज्यादा समझने में आपको समय ना लगे, और नियमित रूप से किया गया इन्वेस्टमेंट जो लंबे समय तक चलता रहे। आगे हम इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में कवर करेंगे, जैसे कि प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, और फिर हमारे भारत की इकोनॉमी पर कोविड के बाद क्या असर हुआ, 2020 के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स में लगातार बढ़ोतरी हुई, हमारे देश का इन्फ्लेशन रेट कैसे डिस्टर्ब हुआ कोविड के कारण, और लास्ट में आपको सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सही जानकारी हासिल होगी। निवेश की प्रक्रिया में सबसे पहला काम है आपका सेविंग करना। सेविंग करना, आप कम कमा रहे हैं या ज़्यादा कमा रहे हैं, सबसे पहला काम है आपका सेविंग करना। जब आप सेविंग करेंगे, यही आपका फर्स्ट स्टेप होगा आपकी इन्वेस्टमेंट का। तो सबसे पहले जब आपने सेविंग कर लिया तो आपका सेकंड स्टेप है कि आपने एक योजना, एक प्लानिंग तैयार करनी है कि आपने अपने फ्यूचर में क्या क्या काम को करना है। जैसे कि आपको घर बनाना होगा, आपके बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए होंगे, अपने बच्चों की शादी के लिए पैसे चाहिए होंगे। उसी हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट का प्लान करना है ताकि आपकी मैच्योरिटी उसी टाइम पे कंप्लीट हो और आपको पैसे मिले और आप अपना काम करें। तो उसी हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट को भी प्लान करना है साथ साथ में, और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा और आप अपना काम कर लेंगे। तो इस सब चीज़ों के लिए मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए रखा है। तो मान लीजिए सोनी को हर महीने 1000 रुपये की बचत होती है, तो सबसे पहले सोनी अपना जेब खर्च और आय से 1000 रुपये बचाती है। ये हो गया आपका सेविंग्स का एक प्रोसेस। सेकंड है योजना बनाना। वह सोचती है कि भविष्य में पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, इसलिए वो निवेश करेगी। तो उसने अपने एक गोल सेट किया कि उसको फ्यूचर में अपनी पढ़ाई के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसी हिसाब से उसने इन्वेस्टमेंट का प्लान किया। थर्ड स्टेप है अपने निवेश करना है। तो जैसे भी आपने फ्यूचर के अपने गोल्स रखे हुए हैं, उसी के मुताबिक आपने किसी इन्वेस्टमेंट प्लान को चूज़ करना है। जब आपको ज़रूरत होगी उसी टाइम पे आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट होगी और उसी टाइम पे वो पैसा आपको मदद करेगा। आगे है ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लान। मैं इस इन्वेस्टमेंट प्लान को ट्रेडिशनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल की भागती ज़िंदगी में लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट को भी उसी भाग दौड़ के साथ में पैचअप कर लिया है। जैसे कि वो सोचते हैं आज ही हम इन्वेस्ट कर ले और कल ही हमारे पैसे डबल हो जाएं। तो ये प्रोसेस बिल्कुल ही गलत है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको समय देना होगा। तो इसको हम 3 इसके मुख्य भाग हैं, इसमें समझते हैं। तो सबसे पहला है स्टडी। एक संतुलित इन्वेस्टमेंट की आपको खास ज़रूरत है। जैसे कि जब कोई व्यक्ति धैर्य के साथ लंबे समय तक और बिना घबराए लगातार निवेश करता है तो उसे स्थिर निवेश या स्टडी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उदाहरण के लिए एक नियमित रूप से निवेश करना। आप कंटिन्यूअस अपने निवेश को रखना है और लंबे समय तक, जिसमें कि कम जोखिम हो और लंबी अवधि के लिए धीरे धीरे धन में वृद्धि हो। कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर जितनी धीरे धीरे बढ़ रही है वो उतनी ही गारंटीड के साथ में आपको रिटर्न भी वापस देगी। जो हाई रिस्क
इन्वेस्टमेंट होती है वो शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न देती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होती है, तो वो रिस्क आप नहीं लेना। एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के हिसाब से आपने स्लो प्रोसेस में अपने इन्वेस्टमेंट को जाने देना है और उसको कंप्लीट करना है। तो सेकेंड स्टेप है आपका सिंपल इन्वेस्टमेंट, ऐसा निवेश जिसे समझना आसान हो, जोखिम कम हो और सही ढंग से किया जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट को डिफ़िकल्ट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके टेक्निकल और फंडामेंटल को समझने के लिए आपके पास उतना समय नहीं है, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, आप अपने जॉब पे फोकस्ड हैं, उससे टाइम नहीं दे पाते हैं। तो आप एक दूसरी फील्ड की जानकारी हासिल करने के लिए आपको टेक्निकल के अंदर उसके फंडामेंटल समझने होते हैं, और हर एक इंसान को फाइनेंशियली नॉलेज नहीं होता है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल सिंपल रखें। तो ऐसा निवेश जिसे समझना आसान हो, जोखिम कम हो और सही ढंग से किया जा सके। तो इसके उदाहरण है, पैसा आपका सुरक्षित रहता है, बिना टेंशन के निवेश, आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, फ्यूचर के लिए सेविंग आपकी बन जाती है और रिटायरमेंट प्लानिंग में ये आपको मदद देता है। और तीसरा है कंसिस्टेंट, एक नियमित रूप से आप कंटिन्यूअस अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखेंगे, तभी आपको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो निवेश को नियमित रूप से लगातार और लंबे समय तक करते रहना, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। आपने बहुत बार देखा होगा कि मार्केट अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, और ऐसे समय पर जब मार्केट तेज़ी से क्रैश होता है तब लोग अपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस टाइम पे विड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे टाइम पे अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जोखिम सहना पड़ता है। तो आपने क्या रखना है, ऐसे समय पर भी अपने पैसे को इन्वेस्टेड रहने देना है, उसे विड्रॉ नहीं करना है। तो उदाहरण के लिए आप हर महीने या फिर हर साल, जैसा भी आपका प्लानिंग हो उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यूअस रखना है। बाजार की हालत को देखकर बीच में न रोकना। मैंने आपको बता दिया कि मार्केट अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो मार्केट को देखते हुए आप अपने पैसे को कभी भी बीच में विड्रॉ नहीं करना, जिससे कि आपको नुकसान हो। छोटी राशि से भी शुरुआत कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। कई लोग ऐसा करते हैं कि वो हर एक महीने अपनी प्लान करते हैं कि नेक्स्ट मंथ में मेरी पेमेंट बढ़ जाएगी, नेक्स्ट मंथ में मेरा प्रॉफिट कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो उस टाइम पे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप कभी भी एक छोटी राशि से भी अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करिए। अगर आपका फ्यूचर में कुछ सैलरी हाइक होती है तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आपका स्टार्ट करना सबसे पहले ज़रूरी है, और समय के साथ फंड बढ़ाना। मैंने आपको बता दिया कि जैसे भी आपका फंड बढ़ता रहता है आप उसमें ऐड ऑन करते रहिए, जिससे कि आपको एक अच्छा रिटर्न्स मिलने की उम्मीद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे हम देखेंगे कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसके ऊपर कोविड का क्या इफेक्ट हुआ था। तो सबसे पहला जो पॉइंट है एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोविड से पहले एक कांस्टेंट लेवल से बढ़ रही थी, एक सामान्य वृद्धि उसमें देखने को मिली थी। लेकिन जैसे ही कोविड खत्म होता है तब हमने देखा कि एफडीआई में उतार चढ़ाव देखने को मिले थे, और ये जो सिचुएशन थी ये हर एक कंट्री के साथ हुआ था, क्योंकि कोविड का जो इफेक्ट था वो हर एक कंट्री के साथ में, पूरे वर्ल्ड पर इसका इफेक्ट हुआ था। तो ये कॉमन समस्या थी सभी लोगों के लिए। तो सेकंड था जो घरेलू निवेशक हैं उनकी संख्या। तो कोविड से पहले हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे उनकी जो वृद्धि थी वो एक कांस्टेंट लेवल पर बढ़ रही थी धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही हमने देखा कोविड के बाद डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की संख्या तेज़ी से बढ़ने लगी, क्योंकि उन्होंने कोविड के समय ही अपने जो फ्यूचर उन्होंने देख लिया था कि कोविड के बाद सडन ही एक ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने उस समय को सही तरीके से समझा और अपने इन्वेस्टमेंट को तेज़ी से बढ़ा दिया। उसके बाद म्यूचुअल फंड और एसआईपी में कोविड से पहले जो उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रिटर्न्स वगैरह दे रहे थे वो एक कांस्टेंट लेवल पे थे, आपको एक कांस्टेंट लेवल से काफ़ी समय से मिलता आ रहा था। लेकिन जैसे ही आपने देखा कोविड के बाद इस पे एकाएक इसमें ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि कोविड के समय मार्केट बहुत डाउन चले गए थे, और कोविड के बाद म्यूचुअल फंड्स या जिसकी भी एसआईपी थी उसमें रिटर्न्स बहुत ही ज़्यादा देखने को मिले, जिसकी वजह से लोगों का जो इंटरेस्ट है वो इक्विटी मार्केट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया। फिर शेयर मार्केट में जो लोगों की सहभागिता थी कोविड से पहले वो एक मीडियम लेवल की थी,
कम उस पर फोकस थे लोग, लेकिन कोविड के समय लोगों को थोड़ा टाइम मिला, लोग घर पर थे लॉकडाउन की वजह से और कईयों के जॉब चले गए। तो ऐसे टाइम पे लोगों ने सर्च करना शुरू किया कि मतलब पैसे को कैसे, मतलब कहाँ से हमारी इनकम हो सकती है। तो ऐसे टाइम पे लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किया कि कैसे कहाँ से पैसे आएंगे। तो ऐसे टाइम पे उनका फोकस हुआ शेयर मार्केट की तरफ। और जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो कोविड के बाद एकाएक उनमें वृद्धि देखने को मिली थी। आगे भी हम स्लाइड में आपको समझाएंगे कि कोविड से पहले और कोविड के बाद जो डीमैट अकाउंट्स थे जो कि रिटेलर के हैं वो उनमें वृद्धि कितनी तेज़ी से बढ़ी है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे उनमें कितनी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है कोविड के बाद में। तो पहले हम देखेंगे प्री कोविड 2019 में जो डीमैट अकाउंट थे हमारे वो 3.2 करोड़ थे सिर्फ, और ये जब लॉकडाउन का समय आया तब तक ये संख्या बढ़कर 4 करोड़ हो गई थी। लॉकडाउन में हमने देखा कि लोगों का जो इंटरेस्ट था वो शेयर मार्केट की तरफ ज़्यादा ही बढ़ गया, और ये 2020 से लेकर 2022 तक इनकी संख्या एग्जैक्टली डबल हो गई, 9.2 करोड़ लगभग पहुंच गई थी। और आज की डेट में हम 2025 जो पिछला वर्ष गया है तब तक ये संख्या बढ़कर 19.2 करोड़ हो गई थी। तो आपने ये देखा कि कहाँ ये कोविड से पहले इनकी संख्या डीमैट अकाउंट की जो संख्या थी वो 3.2 थी, और वो बढ़कर एक्चुअली अप्रोक्स 6-7 गुना बढ़ गई है। आज की डेट में इनकी संख्या 19.2 करोड़ हो गई है डीमैट अकाउंट्स की। तो आपने ये इस ग्राफ के जरिए देख लिया है कि कैसे इसमें वृद्धि हुई है। इस स्लाइड में हम समझेंगे कि कोविड से पहले, कोविड के दौरान और उसके बाद भारत में महंगाई कैसे बदली। सबसे पहले देखते हैं 2018 से 19 यानी कोविड से पहले का समय। इस दौरान भारत में इन्फ्लेशन रेट लगभग 3 से 4% था। महंगाई सामान्य थी और अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक स्थिर मानी जा रही थी। अब आते हैं 2020 से 21 यानी कोविड का समय। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट अचानक बढ़कर लगभग 9% तक पहुँच गया था। खासतौर पर ये खाद्य वस्तुओं की महंगाई के कारण आम आदमी की जेब पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा था। इस दौर में महंगाई साफ तौर पर ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद 2021 से 22 में स्थिति थोड़ी सुधरी, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन रेट 5 से 6% के बीच रहा। शुरुआत में महंगाई ज़्यादा थी, लेकिन साल के अंत तक इसमें गिरावट देखने को मिली। अब आते हैं और बात करते हैं 2023 की। इस साल इन्फ्लेशन रेट लगभग 5.6% था, जो कि आरबीआई के एक टारगेटेड रेंज के आसपास माना जा रहा था। यानी हालात कंट्रोल में थे लेकिन पूरी तरह सामान्य नहीं थे। 2024-25 में औसतन इन्फ्लेशन रेट 4.6% रहा। यह एक सकारात्मक संकेत है क्योंकि महंगाई में कम होने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही थी। और अगर 2025 की बात करें तो फिलहाल डेटा अपडेट हो रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि महंगाई और ज़्यादा स्थिर रहेगी। अभी तक हमने देखा कि कैसे जो मार्केट है उसके ऊपर कई सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, जिससे कि जो इकोनॉमी है वो अप्स एंड डाउन्स होती है, जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसका इफ़ेक्ट होता है। तो जैसे अपने देखा कि कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, उस समय भी इकोनॉमी पर उसका इफ़ेक्ट होता है। और लास्ट में हमने देखा कि कोविड के इफ़ेक्ट की वजह से मार्केट कैसे क्रैश हो गया था। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। ऐसे 5 सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसका इन सारी चीज़ों से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा हमारी इन्वेस्टमेंट पे। तो वो एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट की कुछ गारंटीड स्कीम है, और कमोडिटीज़ है, म्यूचुअल फंड और SIPs हैं, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान है, और कुछ फंड आपको इमरजेंसी के रूप में रखना होता है। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो कि आपको गारंटी रिटर्न्स और एक सेफ इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन प्रोवाइड करती है। तो ये एक एक करके हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन गवर्नमेंट गारंटीड रिटर्न्स स्कीम है, जिसका जो इन्वेस्टेड टाइम पीरियड है वो 5 से 10 साल के बीच में होना ठीक रहता है। इतने टाइम फ्रेम में आपको जो रिटर्न्स है वो भी अच्छा मिलता है और गारंटीड मिलता है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे पोस्ट ऑफिस का जो मंथली इनकम स्कीम है, इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो मैं ऊपर लिंक में डाल दूंगा। आप पूरा डिटेल में उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4% होता है, और इसका जो रिस्क लेवल है वो बहुत ही कम है क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है। तो इसमें रिस्क लेवल
ना के बराबर होता है। तो सेकेंड है फिक्स डिपॉजिट, जो फिक्स डिपॉजिट आप बैंक में कर लो या पोस्ट ऑफिस में भी आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5 से लेकर 7.5 होता है और इसका भी रिस्क लेवल वेरी लो है। ये सारी ही स्कीम है जिसमें कि आपका जो रिस्क लेवल है वो बहुत ही कम है, क्योंकि ये गवर्नमेंट गारंटीड स्कीम है। इसके बाद आप पीपीएफ में पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, जिसमें 7.1% का रिटर्न है। सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही अच्छा प्लान है, जिसमें कि आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 8.2%, जो कि एक गारंटी रिटर्न आपको कोई और दूसरी स्कीम दे नहीं सकती है, वो आपको ये गवर्नमेंट की स्कीम में मिलता है। और आरबीआई का जो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स हैं उसमें आपको 8% का रिटर्न मिलता है और ये भी एक अच्छा प्लान है। और इसके बाद में एनएससी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसमें आपको 7.7% का रिटर्न्स मिलता है और इसका भी रिस्क लेवल वेरी लो, बहुत ही कम रिस्क है ये सारी स्कीमों में, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड हैं, एकदम गवर्नमेंट के ऊपर चलने वाली स्कीमें हैं जो कि गारंटी रिटर्न्स आपको देती हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे कमोडिटीज इन्वेस्टमेंट यानी सोना और चांदी, और क्या इन्हें कम से कम 10 साल के लिए रखना फ़ायदेमंद माना जाता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट की। आप सोने में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी या फिर गोल्ड ईटीएफ के जरिए निवेश कर सकते हैं। एसजीपी की खास बात यह है कि आपको गोल्ड की कीमत बढ़ने का फ़ायदा तो मिलता ही है, साथ ही सरकार की तरफ से 2.5% अतिरिक्त ब्याज भी दिया जाता है। इसीलिए सोने को लो रिस्क इन्वेस्टमेंट माना जाता है, खासतौर पर लंबे समय के लिए। अब बात करते हैं सिल्वर इन्वेस्टमेंट की। चांदी का रिटर्न पूरी तरह सिल्वर की मार्केट प्राइस पर निर्भर करता है। शॉर्ट टर्म में चांदी थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह महंगाई के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। इसी कारण सिल्वर को भी लो रिस्क कैटेगरी में रखा जाता है। अगर निवेश अवधि लंबी है तो इसे कैटेगरी को एकदम लो रिस्क में माना जाता है। अपनी बचत का कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड या एसआईपी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका आप लंबी अवधि के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टेड करते हैं तो इसका रिटर्न्स आपको डेफिनेटली ज़्यादा मिलता है। कई लोग ये गलती कर बैठते हैं कि म्यूचुअल फंड या एसआईपी को शॉर्ट टाइम पीरियड में ही विड्रॉ कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि इसमें रिटर्न्स कम है। ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड और एसआईपी में अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो एटलीस्ट उसको मिनिमम टू मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहने देना चाहिए। अब 5 से ज़्यादा, जितना आप 10 से लेकर 15-20 साल के लिए इन्वेस्टेड करते हैं तो उतना ही ज़्यादा आपको इसके बेनिफिट देखने को मिलते हैं। हाँ, इसमें रिस्क लेवल जो होता है मीडियम से लेके हाई रिस्क होता है, लेकिन आप इसमें कई सारे म्यूचुअल फंड में ऑप्शंस हैं, जैसे कि बैलेंस एडवांटेज फंड है जिसमें 8 से 10% का रिटर्न देखने को मिला है। डेप्ट म्यूचुअल फंड है जो कि लिक्विड फंड है, आप इसको विड्रॉ भी करते हैं, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं होता और इसका रिटर्न कम है, लेकिन ये गारंटीड रिटर्न है, आपको 5 to 6% का रिटर्न ये दे ही देता है। इसके बाद आप देखेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान है जो कि फंड मैनेजर द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। इसका रिटर्न्स जो प्रीवियस हिस्ट्री के मुताबिक 10 से 15% का रिस्क है, 15% का रिटर्न्स मिलता है और इसमें रिस्क हाई है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो आपको इतना रिटर्न्स मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार की सुरक्षा भी हो और साथ साथ आपकी बचत धीरे धीरे बढ़े, तो बात करेंगे इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस प्लान की, यानी ऐसे प्लान जिसमें सुरक्षा और रिटर्न दोनों मिलते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, ये प्लान आमतौर पर 15 से 20 साल की लंबी अवधि के लिए होते हैं। इन्हें अक्सर गारंटीड रिटर्न प्लान्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें रिटर्न्स पहले से ही तय होता है। इन योजनाओं में औसतन 6 से 7% का रिटर्न मिलता है और इसके साथ आपको लाइफ कवर भी दिया जाता है। मतलब अगर भविष्य में कोई अनहोनी होती है तो आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो फैमिली सिक्योरिटी चाहते हैं, जो फिक्स्ड और स्टेबल रिटर्न पसंद करते हैं और जो लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन सेविंग करना चाहते हैं और जो रिटायरमेंट या बच्चों के फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए होते हैं। अगर आपको लगता है कि सुरक्षा और स्थिरता आपके लिए ज़रूरी है तो ऐसे प्लान्स को ज़रूरी समझना चाहिए। सोचिए, अगर कोई बीमारी अचानक से आ जाए, नौकरी चली जाए या घर में कोई बड़ा खर्च सामने आ जाए, तो क्या आप आर्थिक रूप से तैयार हैं? अगर जवाब नहीं है तो आज हम इमरजेंसी फंड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, इमरजेंसी फंड वह पैसा होता है जो हम सिर्फ आपातकालीन स्थिति के लिए बचा कर रखते हैं।
यह पैसा निवेश के लिए नहीं बल्कि मुसीबत के समय सहारा बनने के लिए होता है, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी। आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, अचानक बीमारी या अस्पताल का खर्च किसी को भी परेशान कर सकता है। इमरजेंसी फंड होने से आपको इलाज के लिए किसी से उधार लेना नहीं पड़ता और सही समय पर सही इलाज मिल पाता है। जॉब लॉस या इनकम डिसरप्शंस, अगर कभी नौकरी चली जाए या आमदनी रुक जाए तो ईएमआई, किराया, स्कूल फीस सब चलता रहता है। इमरजेंसी फंड आपको उस मुश्किल समय में कुछ महीनों तक आर्थिक सहायता देता है। अर्जेंट होम रिपेयर्स, कभी कभी घर में अचानक छत टूट जाना, बाढ़ या कोई बड़ा नुकसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में इमरजेंसी फंड आपको तुरंत फैसला लेने की ताकत देता है। पीस ऑफ माइंड, और सबसे ज़रूरी है, इमरजेंसी फंड आपको देता है मेंटल पीस। जब आपको पता होता है कि मुश्किल समय के लिए पैसा अलग रखा है तो तनाव अपने आप ही कम हो जाता है। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? आमतौर पर आपका इमरजेंसी फंड कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर होना चाहिए। इसे सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड जैसी जगह पर रखा होना चाहिए जहां पैसा तुरंत मिल सके। दोस्तों, इमरजेंसी फंड कोई लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरत है। निवेश शुरू करने से पहले इमरजेंसी फंड बनाना सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम होता है। दोस्तों, अब निवेश से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें समझ लेते हैं जो हर निवेशक को ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले और सबसे अहम बात है, एक ही जगह पूरा पैसा कभी न लगाएं। अगर आप पूरा पैसा एक ही जगह निवेश कर डालते हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए हमेशा अपने पैसे को अलग अलग जगह समझदारी से बांटकर निवेश करें। दूसरी बात है, अगर आप अपने निवेश में मंथली इनकम और लॉन्ग टर्म ग्रोथ दोनों का संतुलन रखें। कुछ निवेश ऐसे हों हर महीने आमदनी दें और कुछ ऐसे हों जो लंबे समय में अपनी पूंजी को बढ़ाएं। और तीसरी और आखिरी बात है, टैक्स सेविंग्स ऑप्शन को नज़रअंदाज ना करें, जैसे कि पीपीएफ, एनपीएस जैसे विकल्प न सिर्फ आपका टैक्स बचाते हैं बल्कि आपके भविष्य को भी सुरक्षित बनाते हैं। तो दोस्तों, सही निवेश का मतलब है कम रिस्क, सही संतुलन और स्मार्ट टैक्स प्लानिंग। यही 3 चीज़ें आपको एक मजबूत और सुरक्षित फाइनेंशियल फ्यूचर देती हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो जानकारी से भरा और उपयोगी लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही सही निवेश, स्मार्ट प्लानिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से जुड़ी वीडियोस के लिए वॉइस इन्फो वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी सही फैसले ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखें, सही जानकारी ही सबसे बड़ा निवेश है। जय हिंद।